नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे जम्मू में कठुआ में आतंकी हमले की, जिसमें सेना के 5 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए और आतंकियों को ढूंढने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। मोदी के 10 वर्षों के शासनकाल में जम्मू और कश्मीर में लगभग शांति रही। 5 अगस्त 2019 के ऐतिहासिक दिन जब भारत के संसद ने धारा 370 को निष्क्रिय किया, जम्मू और कश्मीर को उसकी संपूर्णता में देश को शामिल किया, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख की जनता को सुप्रीम कोर्ट दिया, केंद्र सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का सहभागी बनाया, वहां की जनता को भारत से जुड़ने और भारत को पूरे जम्मू कश्मीर से उनकी संपूर्णता से जुड़ने का अवसर दिया, देश के तिरंगे को देश के मस्तक पर निर्बाध लहराने का गौरव दिया। धारा 370 को निष्क्रिय होने के बाद घाटी में हालात बदल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में घाटी के लोगों की उत्साहजनक भागीदारी से पाकिस्तान और कश्मीर घाटी में शांति बहाली के दुश्मन तनाव में हैं। उन्हें यानी पाकिस्तान यह नहीं चाहता कि कश्मीर में स्थिति सामान्य हो, वहां भारत की तरक्की का वह हिस्सा बने, वहां भी लोकतंत्र की बहाली हो, चुनाव हो, लोगों की चुनी हुई सरकार का शासन हो। और यही वजह है कि चुनाव के लिए सरकार और चुनाव आयोग की तरफ से संकेत मिलने के बाद से, यानी तीसरा टर्म जब से मोदी का शुरू हुआ है, तभी से ही आतंकी हमले भी बढ़ गए हैं। आतंकी हमले की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है और इस बार आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान ने हमले की स्ट्रैटेजी भी बदली है। पहले जहां मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी में केवल आतंकी हमले होते थे, वहीं अब आतंकियों का निशाना हिंदू बहुल जम्मू हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को यदि छोड़ दें तो सभी पार्टियां चुनाव मोड में हैं और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कमर कस चुके हैं। परिसीमन के बाद जम्मू और कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। जम्मू में 43, कश्मीर में 47 सीटों के साथ राज्य में अब विधानसभा की स्ट्रेंथ जो है वो 90 विधायकों की, यानी 90 विधायकों वाली हो गई, जितना कि झारखंड में है। लेह और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश अभी भी बने रहेंगे और जैसा कि पहले से संकेत मिल रहे हैं, चुनाव के बाद जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा भी बहाल कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने राज्य के हालात को बहुत हद तक सामान्य बनाकर चुनाव के लिए तैयार कर दिया है और यही बात देश के दुश्मनों को रास नहीं आ रही। जम्मू, रायसी, कठुआ और डोडा में आतंकियों का हमला दरअसल आतंकियों और पाकिस्तान की बौखलाहट है। आतंकियों को जवाब देने के लिए हमारी सेना तैयार है। उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। प्रदेश से उनका सफाया निश्चित है। आज अपने प्रोग्राम में भी हम चर्चा करेंगे कि क्या जम्मू में आतंकियों का हमला घाटी में चुनाव की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए किया जा रहा है। आतंकियों द्वारा जम्मू को अपना निशाना बनाने की शुरुआत में क्या मायने क्या है? क्या चुनाव संपन्न होने के बाद रुक जाएगा आतंकियों का यह हमला? क्या आतंकियों के हमले और घाटी में पाकिस्तान के हस्तक्षेप को रोकने के लिए पीओके पर अधिकार करना जरूरी है, हमला करना जरूरी है, पीओके को भारत में मिलाना जरूरी है? करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं भी उस रिपोर्ट में हमने शामिल की है, वो भी आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं। उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। जम्मू का कठुआ एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा है। धारा 370 हटने के बाद काफी समय तक यहां शांति रही, लेकिन दहशतगर्दों को जम्मू की ये शांति रास नहीं आ रही। प्रधानमंत्री की ओर से जैसे ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के संकेत मिले, पाकिस्तान परस्त और लोकतंत्र के भक्षक सक्रिय हो गए। बीते दिनों सेना की गाड़ियों पर हुए आतंकी हमले में 5 जवान सूबेदार आनंद सिंह, हवलदार कमल सिंह, राइफलमैन अनुज नेगी, राइफलमैन आदर्श नेगी और नायक विनोद सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। ये सभी वीर सपूत उत्तराखंड के थे। उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि है और आज हमारे 5 वीर जवानों के शहीद होने की सूचना मिली है, जो बहुत ही कष्टकारी है, दुखद है। लेकिन हमारे 5 जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा और पूरा राष्ट्र उनको याद करेगा। निश्चित रूप से हमारे इन वीर जवानों का बदला लिया जाएगा। ये पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादी संगठनों द्वारा की गई कायरतापूर्ण कार्रवाई है। हमारे वीर सैनिक
इसका कड़ाई से जवाब देंगे। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 दिनों के भीतर ये दूसरा हमला है। हाल के महीनों में जम्मू दहशतगर्दों का नया ठिकाना बनता दिख रहा है। आतंकी नागरिकों, तीर्थ यात्रियों समेत सेना पर भी घात लगाकर हमले कर रहे हैं। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। 1 महीने के भीतर जम्मू में ये 7वां अटैक है। इसकी शुरुआत 9 जून को ही हो गई, जब देश में नई सरकार बन रही थी और आतंकियों ने रियासी में श्रद्धालुओं की बस को टारगेट किया। इसके बाद 12 जून को डोडा में 2 अटैक हुए। इसके बाद 26 जून को घटना दोहराई गई। सोमवार को हुई आतंकी घटना के बाद सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आतंकियों ने अपना टेरर प्लान बदला है। अब वो कश्मीर के बजाय जम्मू को टारगेट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनावों के ऐलान से पाकिस्तान तनाव में है, क्योंकि कश्मीर में शांति बहाली पाकिस्तान के कश्मीर प्लान पर पानी फेरने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आतंकियों का ये हमला जो है पाकिस्तान की बौखलाहट है, क्योंकि कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, स्थिति सामान्य हो रही है और उनका कश्मीर प्लान जो है उस पर पानी फिरता नजर आ रहा है। करेंगे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपके मैं परिचय करा दूं। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा जी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ के रूप में। अभिजीत जसरोटिया हैं बीजेपी प्रवक्ता के रूप में। संतोष त्यागी कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में। और अहमद अयाज साहब है हमारे साथ, एक्टिविस्ट हैं, जम्मू कश्मीर से हैं और जम्मू कश्मीर की स्थिति से भली भांति परिचित हैं और पॉलिटिकल डेवलपमेंट से लेकर के जितनी भी घटनाएं होती हैं उस पर भी इनकी बारीक नज़र रहती है। चर्चा की शुरुआत में मेजर जनरल के सिन्हा जी के साथ करना चाहूँगा। सिन्हा जी, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही है तो मेरा ये सवाल है आपसे कि यह जो बौखलाहट है और बौखलाहट के कारण जो ये हमले हो रहे हैं और एक जो ट्रेंड चेंज किया गया है इसमें जो देखा जा रहा है कि पहले जिस तरीके से मुस्लिम बहुल कश्मीर को निशाना बनाया जाता था, अब जो है हिंदू बहुल जम्मू को निशाना बनाया जा रहा है। क्या इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि ये केवल पॉलिटिकल रीजन से है या जम्मू अब सेफ हो गया, ठिकाना हो गया है अटैक करने के लिए? जय हिंद मुकेश जी। जय हिंद। देखिए, जो सबसे दुखद घटनाएं हो रही हैं, सबसे पहले तो जो कल हुआ कठुआ के ऊपर में, मनोट के ऊपर जो 5 हमारे जवानों की शहादत हुई है, 6 उसमें घायल हैं, उनको मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि होगी उनके परिवारजनों के। अब आपके सवाल पे आता हूं कि ये क्यों हो रहा है और किस तरह से चीजें हो रही हैं। देखिए, 40 साल से हम इसको हम देख रहे हैं। ये हाइब्रिड वॉर है, एक जिहाद है, जिसको हम लोग शायद टेररिज्म का भी संज्ञान दे रखे हैं। और ये चीज जो जिहाद है वो खत्म नहीं होती। जिहाद एक ऐसा है जो कि उसका एक अदर फिलॉसफी है। और अब है कि आप चीजें बदली हैं। 2014 के बाद आपने देखा 2 साल हम लोगों ने शायद ये किया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करना, उसके साथ मिलना, तो शायद ये चीजें समझ जाएंगी, पर पाकिस्तान उसको मानता नहीं। उसके बाद पठानकोट और उरी के बाद फिर बहुत ज्यादा ऑपरेशन चला 2016 से लेकर 2019 तक। और आपने देखा कि हमने कुछ कुछ स्ट्राइक्स किए जिसपे ऑफेंसिव कंटेंट थे। मगर 2019 के बाद जैसे ही एब्लिकेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुई और 35A हुआ, उसके बाद आप देखते हैं कि हमने कुछ ज्यादा ही कर लिया। 2021 में हमने सीज फायर किया उनके साथ, क्योंकि पाकिस्तान ने ये जताया, बाजवा साहब ने ये कहा कि हम गलती मानते हैं और शायद हम चलेंगे, चलो हम साथ चलते हैं। और भारत उसमें है 3.5 साल से सीज फायर है। देखिए, उसके बाद कोई हमारा ऑफेंसिव ऑपरेशंस नहीं हुए हैं। आप कोई भी बैटल को, जो हाइब्रिड वॉर है, जिहाद को आप डिफेंसिव तरीके से केवल हम रिस्पांस के नहीं आप उसको खत्म कर सकते, क्योंकि जग जाहिर है। आप देख लीजिए ना, आप चाहे मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है या और जो दूसरी जगह, क्योंकि ये जिहाद है। इसको यदि हम गलत कर देंगे कि ये टेररिज्म है या इंसर्जेंसी है, हम उसको मानने के लिए तैयार भी नहीं है, ना कहते हैं। अब आपने कहा कि क्या हुआ। अब आप इलेक्शन के पहले की बात करें, ये जो चीजें शुरू हुई हैं 1.5 साल से ऊपर से चल रही है। पुंछ राजौरी के इलाके में, कृष्णा घाटी या सुरनकोट का इलाका, जो जहां से ऑपरेशन शुरू हुई थी, यदि 90 के दशक को जाइए, यही इलाका था जो पीर पंजाल के नीचे का हिस्सा है। और अब खास करके जब आपके इलेक्शंस हो गए हैं, तो रियासी का आपने नाम लिया, 9 जून से जो चल रही हैं,
और इसी महीने, एक महीने के अंदर देखिए, केवल आप यदि लेते हैं एक महीना जून का एक हिस्सा ले लें, 7 मेजर अटैक्स हुए हैं। और उसका क्या है, उसका फुटप्रिंट्स कहाँ कहाँ है। वो जम्मू रीजन्स में यदि आप आ जाइए तो जो जम्मू और डोडा की यदि लाइन ये खींचते हैं तो जम्मू रीजन के हम जब सांबा है, हरिनगर है, कठुआ है, और कठुआ से ऊपर डोडा है। मगर इसके अलावा कुलगाम में हुआ। कुलगाम वही इलाका है जो पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां ये इलाका है। ये भी, यहाँ पर भी कल 5 आतंकवादी मारे गए हैं कुलगाम में, एक घर के अंदर में आतंकवादी यहाँ अपने को छिपा करके, और वहां पर वो अब टनल बनने लगा है जहां पर हथियार छिपाते हैं और इसमें सहयोग है। जो OGW का कॉन्सेप्ट है, सिन्हा जी मैंने 2 स्पेसिफिक सवाल पूछे थे। मैं चाहता हूं कि उस पर थोड़ी अपनी बात रखें आप, उस पर आपकी टिप्पणी हो कि ये जो है क्या चुनाव के हालात से, चुनाव के लिए हालात बन रहे हैं वहाँ पे, स्थिति सामान्य हो रही है, उसकी बौखलाहट है? Absolutely. उसकी बौखलाहट कहिए कि उसके डिजाइन को फेल करना है, आपके नैरेटिव को, आपके एक्शंस को फेल करना है, वो तो उसी के लिए हो रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि सितंबर में इसका चुनाव होगा, और इसके पहले जब आपका सेंटर का चुनाव हुआ तो रिकॉर्ड नंबर पे लोगों का टर्न आउट है। तो इस प्रक्रिया के अंदर में, और वो क्यों करता है, वो इसलिए नहीं करता कि केवल बौखलाहट से कर रहा है, वो आपको करता रहेगा यदि आप अपने को केवल अपने मॉडरस ऑपरेंडी को इस तरह से रखेंगे। जिहाद की लड़ाई जो है उसको आप ऑफेंसिव तरीके से, प्रीऑक्टिव तरीके से लड़नी पड़ेगी, और हमारे पास क्षमताएं हैं और ये चीजें हैं। हम कभी कभी ये रह जाते हैं और कुछ हम अपने सिद्धांतों के ऊपर लग करके हम लगते हैं कि देखिए, आज के दिन में यदि हम ये कहें तो मैं सेना में वहां पर तकरीबन 40 साल रहा हूं, 40 साल के हमने की है, और मैं वहां पर देखता हूं कि ये जो हमारे हाथ एक तरह से बंध जाते हैं। आप केवल डिफेंसिव ऑपरेशंस करेंगे जिसमें ऑफेंसिव कंटेंट भी नहीं। हम कहते हैं ना, कहीं पर आ गए, कहीं एम्बुश हो। अब तो देखिए, एम्बुश है, टारगेटेड है, उनका ऑपरेशंस हैं, दो तीन आते हैं, आपको आईबी सेक्टर एक्टिवेटेड है। अब आप बताइए कि कौन सा है? हरिनगर का इलाका यही हुआ था ना अभी कुछ दिन पहले जब बात हो रही थी। कठुआ कौन सा इलाका है? ये इन जगहों में आईबी सेक्टर पड़ता है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। हम एलओसी की बात ही नहीं कर रहे, आईबी सेक्टर। तो यहां से इन्फिल्ट्रेशंस तो हो ही रहे हैं। आप यदि आप एलओसी या आईबी के ऊपर फायर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि आप 3.5 साल से हमने ले रखा, सेल्फ मॉनिटोरियम है, हमने अपने ऊपर में आप इम्पोज किया हुआ है कि हम सीज फायर कर लेंगे। दुश्मन तो मानता ही नहीं। दुश्मन को मानने के लिए बिल्कुल, ये एक तरफा सीज फायर से हमें तो इस तरह की घटनाएं झेलनी ही पड़ेगी। एक तरफा सीज फायर जो है हमेशा नुकसानदेही होता है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता संतोष त्यागी भी हैं। संतोष जी, क्या आपको लगता है कि कश्मीर में हालात जो हैं वो सामान्य हो रहे हैं, चुनाव की स्थिति बन रही है, और इसीलिए आतंकियों और ख़ासतौर पे पाकिस्तान की बौखलाहट है और ये हमले हो रहे हैं? और एक जो मैं के सिन्हा से पूछा था उसका जवाब भी सीधे तौर पर हालांकि नहीं दिया, बहुत विस्तार से उन्होंने दिया। मैं एक चीज़ और पूछूंगा आपसे, उसके बाद सिन्हा जी और रियाज साहब के पास भी मैं जाऊँगा कि जम्मू को अब निशाना क्यों बनाया जा रहा है? पहले कश्मीर को ही केवल बनाया था, जम्मू के पे उतने हमले नहीं होते, अब जम्मू को निशाना बनाया जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? त्यागी जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। संतोष त्यागी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। संतोष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। संतोष जी की आवाज नहीं आ रहा है। मैं वापस अहमद अयाज जी के पास आऊंगा। अहमद अयाज साहब, आपने अभी के जी को सुना और जो बातें उन्होंने कही, आप, मैं चाहूंगा कि आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, या आपका अपना कोई इस पे स्टैंड है? क्या आपको लगता है कि स्थिति जो है सामान्य हो रही है? चुनाव के लिए जो माहौल था वो माहौल तैयार हो गया है, चुनाव अभी होंगे तो सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी? नहीं, एक बात जो समझने की जरूरी है समझने के लिए, वो ये कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं कुछ वक्त से, और अब चूंकि ये जम्मू तक तो एक चीज है ये कि जो सिचुएशन का जो सही है, सही तौर उसका जायजा या उसका सही इनपुट शायद नहीं है हर लेवल पर। नहीं तो ये गंभीर सिचुएशन है। 2 अकाउंट्स को लेकर, वन ये कि गवर्नमेंट ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को विश्वास दे दिया कि हालात सामान्य हो रहे हैं, और उसके चलते आप देखोगे कि कश्मीर अभी टूरिस्ट के साथ भरा हुआ है, और वो यही वजह है कि थोड़ी सी हालात में सुधार भी आया है। और गवर्नमेंट ने जो
वसूख के साथ एक भरोसा दिया लोगों को कि अब हालात ठीक है, तो लोग खुले आम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, यहाँ के लोग भी और बाहर के लोग भी। तो उसको लेकर एक विषय चिंता की बात है। और दूसरा, ये जो वाक़ात जो हो रहे हैं बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, अब अगर छोटे से भी हो रहे हैं लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे हैं कि जहां ये बहुत डैमेज कर जाता है। और तीसरा जो जो पहलू इसका हम देख रहे हैं, जो जो गंभीर मसला है कि अब ये जम्मू की तरफ फैल गया, जम्मू के इलाकों की तरफ फैल गया। पिछली बार में हमने देखा रियासी, डोडा, पुंछ, राजौरी, इन इलाकों में भी एक्टिविटीज काफी हो गई, काफी डैमेजेस भी पिछले टाइम हो गई। और हाल ही 8-9 सिविलियंस भी मारे गए, एक टारगेट किया, उनको उनको मारा गया। तो अब आज का वाक़ा जो है, जो कठुआ का वाक़ा है, तो लगता है कि ये एक गंभीर सिचुएशन है। इसके बावजूद कि गवर्नमेंट ये मान रहे हैं कि हालात बिल्कुल ठीक है ऑलमोस्ट, क्योंकि जो भरोसा उन्होंने लोगों को दे दिया उसको चलते कि गवर्नमेंट के हिसाब से हमारा सारा ठीक ठाक है और लोग बड़े फ्रीली मूव कर रहे हैं, खुशी से दौड़ रहे हैं, जो भी है। इसके चलते अगर ये वाक़ात होते हैं जिसका हमें पता नहीं है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गंभीर मसला है और सीरियस मसला है, क्योंकि हमको ग्राउंड सिचुएशन का पता नहीं। हम लोगों को बता रहे हैं सारा ठीक है और वाक़ात हो रहे हैं, डैमेजेस होने के बहुत चांस। तो मतलब आपके हिसाब को रिव्यू करना पड़ेगा, गौर से सोचना पड़ेगा। आपके हिसाब से हालात अभी सामान्य चुनाव के लायक नहीं है, इंतजार करना चाहिए? और नहीं, चुनाव इज वन, चुनाव तो अभी पार्लियामेंट्री हो गए, चुनाव होते हैं तो उसको इसके ऊपर आज के वाक़ात का उसके ऊपर असर पड़ेगा। उसका असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमने देखा पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो गए, इससे पहले भी इलेक्शन होते रहे। ये नहीं कि 1990 से आज तक इलेक्शन नहीं हुए, इलेक्शन चलते आए और अभी तो ठीक सिचुएशन है बनस्बत जो पहले थी। पहले इलेक्शन जो हुए उसके चलते, उसको देखकर अभी हालत ठीक है। मौसूम वक्त है इलेक्शंस का, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमने देखा कितना पार्टिसिपेट किया लोगों ने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, लेकिन उसको एक तरफ छोड़ के उके दुखे वाक़ात जो होते हैं, बीच जो वाक़ात होते हैं, ये वाक़ात कोई छोटा नुकसान नहीं करते। मेरा कहने का मतलब ये है, ये छोटा नुकसान नहीं करते हैं। शायद इन चीजों का इल्म नहीं है हुकूमती लेवल पर कि उनका वो इनपुट नहीं है, उनका पूरा सेंस नहीं है ग्राउंड पर क्या है, कहाँ क्या हो रहा है। तो इसलिए शायद ये बड़े वाक़ात हो रहे हैं, अगर कम ही हो रहे हैं लेकिन वाक़ात बड़े हो रहे हैं, जैसे आज कठुआ में हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस पे काम करने की ज़रूरत है। इस पे हमारे साथ अभिजीत जसरोटिया जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। जसजीत जी, ये जो अभी का जो सिचुएशन है, जो हम चर्चा कर रहे हैं कि टारगेट चेंज किया गया है, कश्मीर से अब जम्मू आया है, और जो बौखलाहट पाकिस्तान की है वो ये है कि वहाँ कश्मीर जो है अशांत नहीं, अब कश्मीर शांत हो रहा है। 370 हटने के बाद जो रिएक्शन होना चाहिए पाकिस्तान के हिसाब से, उस तरीके के रिएक्शंस नहीं है। लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, स्थिति सामान्य हो रही है। ये चीज़ें उन्हें पच नहीं रही, ये चीज़ें उन्हें रास नहीं आ रही है। क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से है, या जैसा कि अभी रियाज साहब ने कहा कि इनपुट्स जो है, जो मिलने चाहिए थे वो ग्राउंड के इनपुट से उनको नहीं मिलते, इसलिए इस तरीके के हमले हो जा रहे हैं? पहले तो धन्यवाद आपका मुकेश जी। सबसे पहले तो जो हमारे 5 जवान आज शहीद हो गए, जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, केवल बातें करने से उससे उनके परिवारों का दुख तो कम नहीं होगा। मैं समझ सकता हूँ कितना बड़ा दुखों का कहर उनके परिवारों पर आज टूट पड़ा होगा। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ, ये 140 करोड़ का हिंदुस्तान का हर एक नागरिक आज उनके साथ खड़ा हुआ है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इसके बाद मैं आता हूँ खासकर क्योंकि इसी एरिया से मैं भी आता हूँ, कठुआ मेरा ही एरिया है, जहाँ क्या मैं रहने वाला भी हूँ। सबसे बड़ी बात आती है, और ये जो एरिया है, इस एरिया की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बनी और बिलावर के बीच का सटा हुआ एरिया है। ये बहुत ही दुर्गम इलाका है। सबसे बड़ी बात है, ये गुड्डू फलाल से शुरू होकर एक साइड जो जम्मू लगता है, दूसरी साइड से अगर इसको आप जाए तो भंडार का इलाका है, जो हिमाचल प्रदेश के साथ सटा हुआ इलाका है। तो एक ऐसी टफ टेरेन है जहां पर जंगल है, बीच में पहाड़ है, बीच में अलग अलग टाइप की ट्रेन है, रॉकी ट्रेन है, और बीच में नाले हैं। और ये बहुत ही टफ ट्रेन है, जिसमें क्योंकि मैंने खुद 3 साल इस एरिया में सियासी तौर पर काम किया हुआ है, और मैंने एक इलाके को खुद पैदल जाकर मैंने देखा, और जिस इलाके की यहाँ पर ये हमला हुआ, ये भी बहुत दुर्गम इलाका है। सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्योंकि जिस इलाके से इन्फिल्ट्रेशन, हीरानगर जहाँ का मैं मूलतः रहने वाला हूँ, उस एरिया का जो सारा एरिया जो बॉर्डर का सटा हुआ है पाकिस्तान के साथ,
अब अगर आप जम्मू प्रोविंस को देखें तो लखनपुर से लेके पुंछ तक पूरे का पूरा एरिया ही पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है। अब जहां तक रही बात एक ऐसा नापाक मुल्क जो गलती से हमारा हमसाया है, अब उन्होंने तो 100 कोशिशें करनी इन्फिल्ट्रेशन की, और अगर हमारी एक आधी भी चूक होती है तो उसमें कुछ ना कुछ जो है वो पार आ जाते हैं। अब हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं बड़ी मुस्तैदी से इनका पूरा मुकाबला करती है। कई इनमें ऐसे भी हैं जिनको मौत की घाट भी उतारा गया, लेकिन क्योंकि एरिया की दुर्गमता को देखते हुए और जिस तरह का भी मौसम है, बारिश का मौसम है, इस कारण ये सब कुछ हुआ, और इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने जो अचानक से हमला किया और वो लोग नहीं संभल पाए, जिसके कारण ये सब कुछ हुआ। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है? सबसे बड़ी बात इसमें जो देखने वाली वो ये है कि आज जो दुख आज सबको है, मैं मानता हूं सब चीजों को, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक मुझे लगता है कि एक सियासी गंभीरता बनती है उसकी बड़ी जरूरत है। वो सभी के सभी पॉलिटिकल पार्टीज को आज एक ऐसा टाइम है कि सबको इकट्ठे होकर इसको कंडेम करना चाहिए। लेकिन आप भी आज देखेंगे हमारे जम्मू कश्मीर के जितने लीडर हैं, खासकर जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं या कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनमें से किसी की भी आप ट्विटर अकाउंट चेक कर लीजिए, कोई जहमत नहीं करेगा पाकिस्तान को यहाँ से बुरा कहने की या पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया हुआ है। और जो इनका फर्ज बनता है उसे कोई नहीं निभाएगा। लेकिन हाँ, सियासत के तौर पर जरूर जो यहाँ पर बात हो जाएगी। बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि अभी जो पिछले दिनों जब अटैक हुआ, और वो तो मेरे गांव के साथ ही सटे हुए इलाके में हुआ था, उन दिनों जब मैं कठुआ पहुंचा तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कठुआ में की गई कांग्रेस के प्रवक्ताओं द्वारा, और इतनी दुर्भाग्यपूर्ण वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने बाकी चीजों का ठीकरा तो सरकार के ऊपर फोड़ा फोड़ा सारे का सारा, लेकिन उसमें एक बड़ी विशेष टिप्पणी कही गई, और उनके बड़े सीनियर एक वहां के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ये बात की। वो कहते हैं कि ये वही नहीं है केवल जो पार से दाढ़ी वाले या वो जो पार से आते हैं, इनमें तो कई ऐसे हैं जो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है उन इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ आ रहे हैं। अब सोचिए कितने गैर जिम्मेदाराना बयान यहाँ पर इनके लोग ये करते हैं। तो आप समझ सकते हो एक ऐसा इलाका, और खासकर मेरा कठुआ का जो कंडी का इलाका है, जो ऑलरेडी कांग्रेस की त्रासदियों के कारण हम लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल आपने जो सवाल उठाए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता संतोष त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं इनसे सवाल आपने जो सवाल उठाए हैं मैं उनसे जवाब लूंगा। लेकिन वक्त अभी छोटे से ब्रेक का है, जितने भी मेहमान हैं हमारे साथ बने रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो सवाल बीजेपी के प्रवक्ता ने उठाया है मैं उनका जवाब जो है कांग्रेस के प्रवक्ता संतोष त्यागी जी से लूंगा। जाइएगा कहीं नहीं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जब ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे और जो बीजेपी के प्रवक्ता थे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने किस तरीके के आरोप जो है वो सरकार पे लगाया है, खासतौर पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है उसके ऊपर भी आतंक का आरोप उन्होंने जड़ दिया। जवाब हम लेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है संतोष त्यागी जी। संतोष जी क्या कहेंगे अगर आपने सवाल सुना होगा तो? जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। मैं बीजेपी प्रवक्ता भाई को नमस्कार, और सभी जो पैनल में बैठे हैं मैं सबको प्रणाम करता हूं, जय श्री राम करता हूं। और मैं जो बीजेपी के प्रवक्ता जो अभी मैं सुन रहा था उनको, उन्होंने जिस तरीके से जो कांग्रेस के वहाँ लोकल लीडर जो भी बड़े हों या छोटे हों, जिन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ की जो भी मूलभूत समस्या किस कारण वहाँ पनप रहा है, तो कांग्रेस देखो 70 साल कांग्रेस वहां रही है, उनको पता है कि वहां किस तरीके के हालात कैसे कहां कैसे पनपते हैं। तो मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, कांग्रेस का प्रवक्ता कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन आप 2014 के बाद सरकार में लगातार 10 अब 11वीं साल चल रही है, आप कांग्रेस ने क्या बोला, समाजवादी पार्टी ने क्या बोला, या बसपा ने क्या बोला, या ममता ने क्या बोला, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने। आपने क्या किया 10 साल के अंदर, आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, और बाकी के जो समय में वो रिकॉर्ड उठा लीजिए, कितने हमारे जवान शहीद हुए हैं, कितने वहां पे घटनाएं आतंकी घट रही हैं। आप उनको रोकने की बजाय कांग्रेस विपक्ष क्या कह रहा है उस चीज पे आप ज्यादा सवालिया निशान उठा रहे हैं। देखिए आप जो कह रहे हैं क्या किया 14 साल के बाद ही तो 370 जो है बीजेपी ने ही तो हटाया है। वैसे मेरे ख्याल से अभिजीत जी है, अभिजीत जी जवाब देंगे। अभिजीत जी, और अभी जो चुनाव के हालात जो सामान्य हो रहे हैं वो तो बीजेपी का ही किया हुआ है ना, उन्होंने जो कहा था वो किया। ठीक है, आपने सवाल उठाया, जवाब दे लीजिए अभिजीत जी। मैं जरूर इन्हें जवाब देना चाहूंगा। त्यागी साहब को ज्यादा अच्छी तरह से तब समझ आ पाएगा क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला हूँ, और खैर बड़ी छोटी सी उम्र में मैंने वो भी टाइम देखा हुआ है जब जम्मू कश्मीर बिल्कुल सेफ था, और वो भी टाइम देखा हुआ है जब 87 के बाद रिगिंग कर यहाँ पर बंदूक दाखिल कराई गई थी और किस तरह से जमहूरियत का गला दबाया गया था, वो हमें अच्छी तरह से पता। और मैं बताना ये भी चाहता हूँ कि आपके यूपीए 1 यूपीए 2 और पहले के कार्यकाल के बाद जो आज की अगर स्थिति है, उस स्थिति में जो ये घटनाएं घट रही हैं तो बड़ी दुखद घटनाएं हैं, लेकिन 83% to 80%
डिक्लाइन है टेररिज्म इंसिडेंट्स केसेस के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है पत्थरबाजी 0% हो चुकी है, 2.5 करोड़ से ज्यादा के सैलानी हैं, G20 जैसी यहाँ पर इवेंट्स हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि कश्मीर काफी हद तक पहले से शांत हो चुका है, अब पाकिस्तान एक ऐसा गलती से हमारा हमसाया एक ऐसा नापाक मुल्क है जो कभी किसी को चैन से नहीं बैठने देता। अब यह है कि पाकिस्तान ने पहले भी स्ट्रेटेजी बनाई थी ऑपरेशन टोपैक के चलते, टू बिल्ड इंडिया 2000 गट्स। अब वो उनकी जब स्ट्रेटेजी वो नहीं चली तो पाकिस्तान ने अपना मोडस ऑफ ऑपरेंडी चेंज कर दिया हुआ है। अब कश्मीर को छोड़ के जम्मू, क्योंकि ये सारे का सारा इलाका ही पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है, तो यहाँ पर वो टेररिस्ट भेजकर ये सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके ये इरादे कामयाब नहीं होने देंगे। यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अपने प्राणों की आहुति देकर भी हमारी रक्षा करती है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो मैंने उस दिन भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी और कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लगी थी इसके ऊपर। अब ये सिस्टम के अंदर अगर आप देखेंगे, मैंने उस दिन भी कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यहाँ पर सिस्टम के अंदर कुछ काली भेड़े हैं, क्योंकि जब ये वहां से पार आते हैं, इस तरफ आते हैं, तो कोई ना कोई ने यहाँ पर वो मदद पहुंचाता है। वो काली भेड़े ही हैं जो सबसे बड़ी कल्प्रिट हैं। अब उन तक पहुंच तो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, पिछले दिनों भी 2 पकड़े गए थे यहाँ पर। वो काली भेड़े जब इनको यहाँ पर सपोर्ट करती हैं, अदरवाइज यहाँ पर ये इतना दुर्गम इलाका कि यहाँ पर वैसे नॉर्मली इंसान के लिए चलना मुश्किल हो जाता है, तो वो यहाँ पर कैसे रहते हैं, ये उसके ऊपर बड़े अच्छी तरह से हमारे यहाँ पर जो हमारे डीजीपी हैं स्वयं साहब, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने इनके साथ लड़ने के लिए पिछले दिनों हमारी खुद की उन्होंने कमांडो फोर्स पुलिस की तैयार की है, जिसे शेरशाह का नाम दिया हुआ। बड़े लड़के हैं उसके अंदर जो बड़े इन टेररिस्टों को जवाब देने के लिए रहते हैं, लेकिन करें क्या। इसके अंदर दिक्कत तो यही है, मैंने पहले भी जो कहा कि 100 अटेम्प्ट पाकिस्तान करता है पार टेररिस्ट भेजने की, एक आधे में अगर कामयाब हो जाता है तो वो पार कर जाते हैं। उसके बाद यहाँ काली भेड़े तो हैं ही हैं जिनको बचाने के लिए जब उनको पकड़ा जाता है तो सबसे ज्यादा हाय तौबा जो है वो यहाँ पर कांग्रेस के ही लोग मचाते हैं। तो ये दिक्कत है यहाँ पर। बिल्कुल, जो अटेम्प्ट्स नाकाम कर दिए गए उसकी चर्चा नहीं होती, लेकिन जो अटेम्प्ट उनका सफल होता है उस पर जो है चर्चा। ठीक है संतोष जी, जवाब दीजिए। जी ठीक है संतोष जी, बोलिए। फिर आपकी आवाज़ नहीं, आपने म्यूट किया हुआ है, आपने अनम्यूट करें आप अपने। जी नहीं, अनम्यूट है, आवाज नहीं आ पा रही? जी आ रही है, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है। मैं सर निवेदन ये मैं बीजेपी के प्रवक्ता अपने बड़े भाई को मैं ये जवाब देना चाहूंगा कि पाकिस्तान जिस तरीके से हरकतें कर रहा है उसकी कहीं ना कहीं हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, अगर वहां बिन बुलाए बिरयानी खाने नहीं जाए तो उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। अगर वहां बिरयानी खा रहे हो आप, उनके बर्थडे मना रहे हो, उनकी शादियों में जा रहे हो बिन बुलाए आप, और क्या उम्मीद करोगे दूसरे दिन ही कुछ दिन बाद ही जैसे ही यहाँ भारत लौटते हैं हमारे प्रधानमंत्री तो यहाँ आतंकी हमला होता है। तो आप जवाब क्यों नहीं दो? आप किस हैसियत से वहां जा रहे हो, फिर आप उनको जवाब नहीं दे पा रहे हो। से मैं इसका जवाब मैं अहमद अयाज साहब देंगे। ठीक है अभिजीत, आपके पास अयाज साहब ने भी मुस्कुराया था, उनके कहने पे तो मैं चाहूंगा एक बार अयाज साहब भी इसकी अपनी एक मिनट में रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। इसके लिए बिरयानी मैं इनको खिला देता हूँ जी। देखिए सबसे बड़ी बात ये आती है, आप एक चीज समझिए, आ रहा हूँ मैं अयाज साहब, मैं आऊंगा आपको बड़े जी त्यागी साहब, आप बड़े सहज व्यक्ति लगते हैं मुझे। आप खुद बताइए, पाकिस्तान कभी सपने में भी हिंदुस्तान का भला चाह सकता है? कभी सपने में भी सोचेगा हिंदुस्तान के भला हो? तो फवाद हुसैन चौधरी का आपने नाम सुना होगा, जिसने हमारे जब पुलवामा में अटैक हुआ था तो उसने कहा था हमने हिंदुस्तान से बदला ले लिया। अब फवाद हुसैन चौधरी आपके राहुल गांधी को यहाँ आपने ट्विटर पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे प्रमोट करता है कि उसको इस देश का प्रधानमंत्री बना दे। तो सोचिए सबसे बड़ा नुकसान कौन करवाना चाहता है इस देश का। तो पाकिस्तान की इंटेंसिटी को समझिए वो क्या करना चाहता है हमारे साथ। ठीक है, अगर राहुल प्रधानमंत्री बन जाए, आयाज साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। आयाज साहब, फिर उसका के जी के पास क्या उनके दादा परदादा नाना उनकी दादी त्यागी जी हो गया, समझ गए लोग, मैं समझ गए, आप लोग समझ रहे जी। आयान साहब, हर बार अपोजिशन हर बार इस चीज को लेकर काउंटर करती है कि प्राइम मिनिस्टर जी वहां चले गए, अकेले चले, बिन बुलाए गए, बिरयानी खाई। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इतना ज्यादा मेरिट है। देखिए कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है ये हालात से दो चार है, बहुत ही गंभीर हालात से दो चार है, जहां लोग मारे जा रहे हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं। तो इसलिए अगर कभी प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसा इकदाम किया भी कि वो पाकिस्तान गया, बिन बुलाए गया, बिरयानी खाई, तो वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता यही है कि वो शायद पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन की सोच में है। ये इसको एक पॉजिटिव एंगल से देखा जाना चाहिए। और सच बात तो यह है कि देखिए, जब अभी 35 साल से जम्मू कश्मीर इन हालात से दो चार है, मिलिट्री की सतह पर हर एक लेवल, हर एक ऑपरेशन किया जा रहा है, और आज तक सिर्फ मिलिट्री और फोर्सेस ही
इसके कम्बैट कर रहे हैं और कोई पॉलिसी दूसरी तीसरी नहीं आई। अगर प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्टेप ये भी कर लेता है कि वो अच्छे रिलेशन की सोचता है कि कहीं उसके साथ अच्छे रिलेशन करके कोई हल निकल जाए, और उस जिम्न में अगर प्राइम मिनिस्टर ने एक पहल की भी हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी बात है जो काउंटर करने की बात है। सियासी तौर हमारे पास बहुत सारा मसाला है, बहुत सारा मटेरियल है एक दूसरे को उछालने के लिए, लेकिन जहां लोग मारे जा रहे हैं, 35 साल से इस हालात से दुचार है, एक इतनी बड़ी रियासत, इतने अच्छे लोग परेशानी में है, मुझे लगता है कि इन चीजों पर सियासत कम करना चाहिए और कोई पॉजिटिव सोचना चाहिए। और इसलिए अगर प्राइम मिनिस्टर ने कभी कभार, और मुझे लगता है कि उनको इनकरेज करना चाहिए था, भाई कुछ करिए, बजाय उनको कहेंगे कि भाई आप बिरयानी खाने के लिए गए। आई थिंक दिस बिल्कुल इंटेंशन उनका सिचुएशन नॉर्मल करना था, संबंध अच्छा करना था, बिल्कुल। लेकिन अब वो तो लेकिन पाकिस्तान तो वो कुत्ते की पूंछ है, आप वो तो सीधा होना नहीं है उसे। वो दूसरी बात है, वो दूसरी बात है। कुत्ता आप भूखेगा वापस जंप करेगा, वो दूसरी बात है, लेकिन एक पहल तो की ना, एक पहल तो की। बिल्कुल बिल्कुल, इसको बिल्कुल सही बात आपने कहा, इसको उस तरीके से नहीं देखना चाहिए विपक्ष को जिस तरीके से देख रहे हैं। केके जी के पास में, केके सिन्हा साहब जी जी सर, अगर पाकिस्तान उसको पॉजिटिव नहीं लिया वो तो दूसरी बात, लेकिन एक इनिशिएटिव, पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया गया तो उसको मानना चाहिए, एक अप्रिशिएट। बिल्कुल। सिन्हा साहब, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि लोगों में क्या है कि हम अपना पड़ोसी तो बदल नहीं सकते, क्योंकि हमारे बस में नहीं है पड़ोसी को बदलना, पड़ोसी जो है वही रहेगा, लेकिन पड़ोसी की सोच को बदला जा सकता है, उसकी नीयत में जो है खोट है उसको उसकी सजा दी जा सकती है। क्या आपको लगता है कि अब वो समय आ गया है कि पीओके पर फाइनल डिसीजन लेना चाहिए? मनोज जी, आपका सवाल है कि पीओके के ऊपर ये तो बहुत पेंडिंग है, ये तो हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि पीओके हमारा हिस्सा है और पीओके के ऊपर हम कभी भी करेंगे। बहुत सारे बयान आते हैं, पीओके को लेना के लिए जो पहल करना है तो आपको ऑफेंसिव कंटेंट है ना उसका, ये कह देना कि नहीं पीओके अपने आप आ जाएगा कि वहां के लोग आपके साथ मिल जाएंगे, ये यदि हमारे इस पाकिस्तान में भी हुआ था, वहां के लोग आपके साथ आकर मिलना चाहते थे, आजादी चाहते थे, तो उन्होंने किया था और भारत ने भी बहुत प्रोएक्टिव तरीके से कार्रवाई की थी। ऑफेंसिव कंटेंट है। तो आपका सवाल का जो पहला एक था आयाम था, आपने पूछा था कि हिंदू बहुल इलाके में क्यों ये चीजें शिफ्ट हुई हैं। उसका सीधा है, देखिए ये टेररिज्म नहीं है, ये कोई हाइब्रिड वॉर, ये टोटल जिहाद है। और जिहाद क्या चीज है, जिहाद किसके साथ करेंगे वो? और ऐसा नहीं कि जम्मू के इलाके में बीजेपी प्रवक्ता साहब बता रहे थे कि उसी इलाके से बिलोंग करते हैं, तो उनको पता है कि कठुआ के इलाके से यदि हम कहें या हीरानगर के इलाके से लें या जम्मू के सांबा के नीचे से यदि आप देखते हैं, तो ये जो चीजें हो रही हैं, वो रोहिंग्या का जो इश्यू था, चाहे वो हमारे कैंपों के, वो तो नहीं सॉल्व हुआ है। आज भी जो खबर आई है, जो हुआ है कार्रवाई, वहां पर भी लोकल ने उनको प्रोवाइड किया है, कोई लोकल है वो। और इसके अलावा जब आपने बात किया था कि इसके पहले जो रियासी में भी हुआ था, वहां तो दो नाम आ गए, बिल्कुल दो नाम आ गए हैं, दोनों हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं, आप पूछते हैं ना कि पीओके को हम का समय आ चुका है, पीओके का समय तो बहुत पहले आया जब आपने रेजोल्यूशन लिया। और ये हम कहते हैं कि पीओके का एक ऑफेंसिव कंटेंट होगा। आप ऑफेंसिव कंटेंट के लिए आप सीजफायर को जो हमने ले रखा है, सेल मॉनिटोरियम, उसको हटाएं। फायरिंग होगी तो हम उस पर भी एस्केलेटिव फायर डाल सकते हैं। देखिए, हमने 2 ऑफेंसिव कंटेंट किए थे, वो भी बहुत छोटे तरीके, 72 घंटे का एक सर्जिकल स्ट्राइक था, एक एयर स्ट्राइक था। ये देखिए, दुश्मन के इलाके में जिहाद की लड़ाई हो रही है। गाजा का आप एग्जांपल ले लें, वो तो डेली स्ट्राइक्स होती हैं, डेली। बिल्कुल, आप जब तक नहीं खत्म करेंगे इसको। और ये कहना, अयाज साहब ये जो कह रहे थे कि हमने बस लेके भी वाजपेयी साहब गए थे, पर आपने बहुत अच्छा कहा कि कुत्ते की दुम है। उसके बाद हमने 2014 से लेकर 2016 तक ट्राई किया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले नवाज शरीफ को बुलाया, उसके बाद खुद गए, उन्होंने भी बहुत खुले मन से किया, मगर उनको भी पता लग गया। तो उसके बाद आप देखिए, हमने ये कह दिया कि टॉक एंड टेरर विल नॉट गो। पर ये बार बार बातचीत होती, चाहे अयाज साहब कहे या कोई कहे कि नहीं हमसे बातचीत कर लेना, अभी तो खुले अब तो लोगों ने रोका है। बिल्कुल, देखिए, हमने कहा था कि 370 और 35 हटाने में चीजें बदलेंगी, बदली। हमने कहा रिकॉर्ड लोग वहां पर यहाँ पर टूरिज्म आएगा, यात्रा चल रहा है, यात्रा अब 29 जून से लेकर 19 अगस्त तक
मगर शहादत किसको देनी पड़ रही है? शहादत सेना, देनी पड़ बिल्कुल। रही है सेनाओं सेनाओं को को, या बिल्कुल। हमारे आर्म फोर्सेस को या यहाँ के जो पुलिस बल है, क्योंकि हमने डिफेंसिव तरीके से किया कि हम करेंगे, मैनेज करेंगे, इलेक्शन करा देंगे। इलेक्शन के समय भी बहुत बड़ी शहादत हुई है जो हम भूल चुके हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल, 1.5 साल बिल्कुल के सही समय कहा। देखें ना, बिल्कुल। G20 कराने के लिए बहुत बड़ी शहादत केवल सेनाएं के हो रही है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम वो चीज नहीं रहा जो कटिंग एज चाहिए इन हाइब्रिड वॉर को, और जिहाद कहना पड़ेगा आपको। आपने आपके चैनल पर जिहाद का बात बिल्कुल, होता है, बिल्कुल, तो बिल्कुल जिहाद सही। नहीं कहेंगे। जिहाद किसके अगेंस्ट होता है? बिल्कुल, जिहाद है ये कोई टेररिज्म या कोई ऐसा इंसर्जेंसी नहीं है। और जिहाद के लिए लोग लगातार और इसके लिए कटिबद्ध है पाकिस्तान। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पाकिस्तान को सबक सिखाना नहीं है, डिटरेंस ऐसा पैदा कीजिए कि उनको करने में रूह कांपे। रूह कांपने के लिए कड़ाई करनी पड़ती है, हम उससे कहीं पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल, ये बात सही कही आपने कि ये टेररिज्म नहीं, ये जिहाद है और इसको टैकल करने के लिए उसी हिसाब से जो है आपको जवाब भी देना पड़ेगा। और मैं एक बार बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता हैं अभिजीत जसरोटिया जी, मैं उनके पास जाना था। जसरोटिया जी, जैसा कि के सिन्हा जी बता रहे हैं कि इसको जिहाद की तरह लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो जिहाद के हिसाब से ही कर रहे हैं। वो तो आतंक हम लोग पहले देख रहे थे, उसके बाद हम लोग डिफेंसिव जैसा ही कर रहे हैं। अब हमें ऑफेंसिव होने की जरूरत है, अब हमें अटैक करने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि सरकार यहाँ पे थोड़ा नरम रवैया जो अपना रही है वो ठीक नहीं है सिचुएशन के हिसाब से? नहीं, देखिए, नरम रवैये की बात नहीं है। अगर आप खुद देखें, बालाकोट एयर स्ट्राइक देख लीजिए या उड़ी की सर्जिकल स्ट्राइक देख लीजिए, तो पहली बार ये है कि घर में घुसकर जाके मारा गया इनको। तो हमें जब टाइम होता है तो उनको जरूर सबक सिखाया जाता है। मुझे लगता है वो टाइम अब आ भी चुका है कहीं ना कहीं, जिस हिसाब से पाकिस्तान अब ऐसी हरकतें कर रहा है। लेकिन एक चीज तो जरूर सोचिएगा कि वो टाइम अब नहीं रहा जिस तरह से, अगर आप पहले, फिर आप सोचेंगे शायद ये पॉलिटिकल बात कर रहा है। कांग्रेस का समय भी था जब हमारे फौजियों के शीश काट कर पाकिस्तान ले जाता था, तो हमारे ही फौजियों के हाथ पीछे बांध दिए जाते थे। आज तो फौज को पूरी खुली छूट है, जब जहां मिलता है। और मैं इनको जिहादी तो नहीं कहता, पाकिस्तान के ये भाड़े के टट्टू हैं, जब मिलते हैं जहां मिलते हैं वहीं ठोक दिए जाते हैं। ठोक भी देने चाहिए इनको, उस समय कोई इफ बट नहीं, कुछ पूछना नहीं चाहिए, सीधा ठोक देना चाहिए। बाद में देखेंगे उसका क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आती है वो उसके अंदर ये है कि कहीं ना कहीं सबको मिलकर इसके खिलाफ एक बात करने की जरूरत है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो डायनेस्टिकल पॉलिटिकल पार्टीज के हैं। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आप उनके सभी के ट्विटर अकाउंट, और आज छोड़िए पिछले 2 साल का उनका डाटा निकाल लीजिएगा, एक बार भी उनके अकाउंट से कहीं पाकिस्तान का नाम तक जिक्र नहीं उनका निकलता उनका। अब आप खुद ही समझिए कि जब इस तरह की बात आती है, पिछले दिनों एक अटैक हुआ तो वहां पर एक, यहाँ पर पीडीपी की जो प्रेसिडेंट है, एक्स मुख्यमंत्री, वो तो क्लीन चिट देने पर इनको आई हुई थी। वो तो कहते हैं ये तो अपनी एजेंसियां करवा रही है। तो आप सोचिए दुर्भाग्य क्या है इस देश का, किस किस से लड़े, उस दुश्मन से लड़े या यहाँ पर जो लोग हैं। तो बड़ी दिक्कत आती है हर एक चीजों को लेकर। और कहीं ना कहीं ये जो चीजें इतनी पुरानी, एक जो लड़ाई खासकर पाकिस्तान ने जो छेड़ रखी है, और ये एक ऐसा नापाक मुल्क है कि इसे सबक सिखाना पड़ता है हर बारी। लेकिन आज अगर मैं अपने कठुआ की आपको बात बताऊं तो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री में जरूर आपको लेकर जाऊंगा। और उस दिन मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहकर आया कि हम कठुआ के लोग बड़े शूरवीर लोग हैं। आज से पहले भी अगर आप देखेंगे हमारी हिस्ट्री के अंदर, हमारा जसरोटा फोर्ट है और एक हीरानगर का फोर्ट है। उस समय भी जब तुर्क, मंगोल और मुगल आए थे हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, तो हमारे उस समय 1 लाख की फौज तैयार हो गई थी उस जमाने में। उसमें घुड़सवार, तीरंदाज और उसमें बर्छे वाले और तलवारों वाले थे। और हमने किसी को अपनी कठुआ की धरती पर, इन तुर्क, मंगोल, मुगल लुटेरों को अपनी धरती पर पांव नहीं रखने दिया था। आज भी समय आ चुका है, हमारे लोग जाग चुके हैं, और मुझे लगता है कि वो इनको सबक जरूर सिखाएंगे, क्योंकि सभी के सभी लोग जो हैं सिखाना भी चाहिए और लोगों को जागने की भी जरूरत है। मैं एक सवाल, हमारे पास समय की कमी है, मैं आखिरी पड़ाव पे जा रहा हूं। मैं एक चीज़ मैं जानना चाहूँ कि आप के साहब, आपने कहा ये जिहाद है, मैं भी मानता हूँ कि ये जिहाद है और जिहाद की तरह ही टैकल करना चाहिए। क्या अगर हम इसे जिहाद मान के आगे करते तो पाकिस्तान के साथ सभी तरीके के रिश्ते हमें ख़त्म कर देने चाहिए? हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का जो है, क्रिकेट पे रोक लगी हुई, हम अपने उसके देश पे खेलने नहीं जाते, लेकिन बाहर जब मैच होता है तो भारत पाकिस्तान खेल लेता है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके के खेल पे भी रोक रहे हैं? किसी भी तरीके का कोई संबंध नहीं, खासतौर पे क्रिकेट की जब बात आती है तो बहुत सारे लोग जो है वो थोड़े बदल जाते हैं, थोड़ा इमोशनल होते हैं, जो नहीं क्रिकेट कर लें, बाहर में खेल लें तो कोई दिक्कत नहीं, पाकिस्तान में जा करके या भारत में बुला करके ना हो, लेकिन बाहर खेल ले तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, क्या आपको इस तरीके के रिश्ते भी बंद करने की आप वकालत करते हैं? देखिए, जब आपको ऑपरेशंस करने हैं और आपको जमीनी हालात करनी है तो आपको सारे चीजें इनको बंद करनी पड़ेगी। नहीं बंद करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में, आपके दिल में, आपके हुक्मरान जो चलाते हैं उनके मन में एक ऐसी भावनाएं होंगी जिसको मैं कहता हूं गांधीवादी तरीके से कि हाँ चलो इनको हम बख्श देते हैं, वो कर लेते हैं। और इसी का कारण है कि आप बार बार ये ट्राई करते हैं, चाहे 2014 से 16 तक, कि शायद कुछ हो जाए, शायद ये मान जाए। इसके पहले भी जब
आप आए थे तो 2000 ये देखिए वाजपेयी साहब चले गए थे। मैं ये नहीं कहता कि इनिशिएटिव अच्छे नहीं है, आगरा पे भी उनको बुलाया गया, उन्होंने कारगिल कर दिया, मगर प्रॉब्लम ये है कि ये बार बार होता है ना। और ये केवल ये नहीं क्रिकेट की बात, आप सारे संबंध तो उन्होंने ही तोड़ रखे हैं ना। वो कहते हैं कि नहीं हम व्यापार भी नहीं करेंगे, हाँ उनको चाहिए तो कहते हैं कर लेते हैं, हमारे तरफ से होना चाहिए। अब उन्होंने कहा 2021 में कहा है कि चलिए हमारे सीज फायर कर दो, हम मान गए, सीज फायर कर दिया, फायर नहीं करते, उनसे उनको फायदा है, क्योंकि यदि आप स्टूडेंट 5 करेंगे, आपको पता है कि यहाँ से लॉन्च पैड है, उस पर यदि आप फायर करेंगे, और हमारे एक यूएवी उधर नहीं जाती है क्रॉस, उनका आता है, उनका यूएवी तो लगातार आता है ना, चाहे सामान गिरा देता है, चाहे एम्यूनिशन गिरा देता है, हमारा एक यूएवी वहां तक नहीं जाता, क्योंकि हमने सेल्फ कोई रोका नहीं है, या हमारी पॉलिसी बना रखी है। अब आप बताइए, आप ये सेम चीज आपने जो सवाल किए, और हमारे फिल्म के लोग वहां जाना चाहते हैं, बिल्कुल, तो हम ये अंडर टेबल बात नहीं हो सकती। ये कभी आपने कहा पड़ोसी नहीं, पड़ोसी बदले नहीं जाते, मगर पड़ोसी को आप पड़ोसी की तरह रखेंगे। हमारे सामने वाला पड़ोसी बार बार यदि करता है तो उसका एक ही तरीका है, वो डेटरेंस है, और डेटरेंस को हम कहते हैं, और वो तरीका फौज जानती है, फौज करना जानती है और करेगी। और केवल आपको हम नहीं कहते कि छूट देना है, ये पॉलिसी छूट नहीं चाहिए, हम किसी ने हाथ नहीं बांधे, मगर आपकी पॉलिसी ही है कि डिफेंसिव तरीके से हम लड़ेंगे, हम कहीं भी प्रोएक्टिव नहीं जाएंगे उनके लॉन्च। तो आप क्या, हम फायर भी नहीं कर सकते क्रॉस, आप बताइए ना, जहां से वो आ रहे हैं, जब वो बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ सर, आप जिस तरीके से कह रहे हैं, आपकी पीड़ा जो है हम समझ रहे हैं कि क्योंकि हमेशा शहादत जो है, हमेशा बलिदान जो है वो सेना को देना पड़ रहा है, पुलिस को देना पड़ रहा है, वर्दी में जो लोग हैं उन्हें देना पड़ रहा है, और डिसीजन जो है कोई और ले रहा है, तो ये जो पीड़ा है वो समझी जा सकती है। अभिजीत जी, हमारे पास समय की कमी, मैं आखिरी चीज़ चाहूँगा, जो चीज़ मैंने के साहब से पूछी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या सारे रिश्ते खत्म हमें अपनी तरफ से करने चाहिए पाकिस्तान से, ना सिनेमा, ना क्रिकेट, ना और भी कुछ? देखिए, पाकिस्तान के साथ तो वैसे ही कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए इस मुल्क के साथ, हो तो मैं खुद समझता हूँ, मैं भी इसी, मेरी राय भी यही है इन चीजों के अंदर। अब लेकिन क्या करें, अगर आप जिस तरह से अगर आप कहते हैं क्रिकेट के संबंध, अब T20 जैसा अगर लेटर से कि कोई ऐसा कप आ जाए और आप फाइनल में है, तो आप क्या कहेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हाँ मजबूरी है जहाँ पर खेलना। अब ऐसा तो नहीं है कि हम उनके साथ कोई सीरीज खेल रहे हैं या कुछ फ्रेंडली वैसा कर रहे हैं, बिल्कुल ये एक सिंबॉलिक जरूर जाता है। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात सिन्हा साहब का दुख समझ सकता हूँ, और मैं खुद, क्योंकि मेरे सारा खानदान ही आर्मी के अंदर है, मैं समझ सकता हूँ। मेरे खुद के ऐसे कजन हैं जिन्हें बाना पोस्ट के ऊपर जिन्हें लगी थी, हमें पता है क्या दुख होता है, जिनके घर से जब शहादत होती है बहुत दुख होता है उन समय। और मैंने तो खुद टेररिस्टों से लड़ते हुए गोली खाई हुई है, तो मुझे पता है उस गोली का दुख क्या होता है और कितना दर्द होता है। 2 साल तक तो मैं उसी दर्द को भुगतता रहा था, तो यहाँ पर वो चीजें हैं। लेकिन हम लोग शूरवीर लोग हैं, लड़ेंगे इनके खिलाफ, छोड़ेंगे नहीं इनको। ये आप जरूर सोच सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है, बिल्कुल हम लोग जब तक यहाँ पर हैं, हम आखिरी दम तक इन लोगों को यहाँ पनपने नहीं देंगे, टिकने नहीं बिल्कुल देंगे। बिल्कुल। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिजीत जसरोटिया जी, के सिन्हा जी और अहमद अयाज साहब हमारे साथ जुड़े, संतोष त्यागी जी हमारे साथ जुड़े, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे साथ साझा की। लेकिन जैसा कि मेजर जनरल के सिन्हा ने कहा कि ये आतंकी अटैक नहीं, बल्कि ये जिहाद है, क्योंकि जिहाद जो है वो इसलिए होता है अपने धर्म युद्ध के लिए, और किसी भी तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने अपना निशाना बदला है, कश्मीर से हट करके जम्मू आए, इससे भी साफ होता है कि अब ये आतंकवाद जो है जिहाद के लेवल पे आ गया है, और ये जिहाद कर रहे हैं, और इससे निपटना उसी लेवल पर जा करके ज़रूरी होगी। सेना के हाथ खोलने होंगे, और साथ में खास जिस तरह की के सिन्हा ने कहा कि हमें जो है स्ट्रैटेजी अपनी चेंज करनी पड़ेगी, तभी हम इनसे लड़ाई जीत पाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।